हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसमें बहुत ही मज़े आने वाले हैं। ये चैप्टर एक एकांकी है और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर और ये चैप्टर नंबर 3 है हमारी कृतिका बुक का। तो चलिए जल्दी से इसे पढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर की मैं आपको समरी बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर की आखिर में कहानी क्या है। तो इस चैप्टर में पूर्णतः जो यहाँ पे हैं लेखक वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इसमें कैरेक्टर लाए गए हैं उनकी मानसिकता के बारे में असल में बताना चाहते हैं। तो आइए पहले एक एक करके सबकी मानसिकता के बारे में जानते हैं। तो जो बाबू हैं इसमें उनका नाम है रामस्वरूप। तो जो रामस्वरूप है उन्हें यहाँ पे अक्सर बाबू के नाम से पुकारा गया है। तो जो रामस्वरूप है उनकी मानसिकता ये है कि लड़कियों को भी समान अधिकार देना चाहिए लड़कों की तरह, कि उन्हें भी पढ़ाना चाहिए और उन्हें भी समान अधिकार देना चाहिए जो कि लड़कों को मिलता है। और जो उनका नौकर है उसकी उसकी जो मानसिकता है, मतलब कि उसकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी कम है, या फिर आप कह सकते हैं वो एक मंद बुद्धि है। और जो यहाँ पे रामस्वरूप की जो पत्नी है जिनका नाम प्रेमा है, और उनकी भी जो मानसिकता है वो ये है कि लड़कियों को ना ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। मतलब कि उन्हें उनकी ये मानसिकता है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उनसे सिर्फ घर में काम करवाना चाहिए। और ये मतलब पढ़ाने के सिवा जितने भी काम होते हैं वो सारे काम लड़कियों से सिर्फ करवाना चाहिए और उसे घर का बोझ दे देना चाहिए। और इसमें एक और कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम है शंकर। तो जो शंकर होते हैं वो यहाँ पे इनकी लड़की प्रेमा और रामस्वरूप की लड़की उमा को देखने आते हैं। तो इसी पे ये पूरी कहानी निर्भर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें जो बाबू रहते हैं उन वो पहले ही लेखक ने नौकर जो था उसकी मंद बुद्धि का वर्णन किया है कि जो बाबू रहते हैं वो यहाँ पे कुछ एक सामान होती है जिसका नाम होता है दरी, आप लोग शायद उसे जानते ही होंगे। तो उसे जब लाने को कहते हैं तो वो उसे ला तो देता है मगर बिछाता ही नहीं है। फिर उसे पूछता है कि इसे बिछा दूँ, मतलब उसे हर काम कहना पड़ता है। और तो यहाँ पे उन्होंने लेखक जो हैं उसकी मंदबुद्धिता का वर्णन करते हैं। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब लेखक अपने अगले चरण में प्रवेश करते हैं। अगले चरण में उनकी पत्नी जो प्रेमा होती है वो कहती हैं कि आज उस दिन लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं उनकी लड़की उमा को। तो जो यहाँ पे रामस्वरूप हैं पूरी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और पूरा जो घर का माहौल है वो पूरी अच्छी तैयारी के साथ हो रहा है। और गिटार वगैरह ला के रखा गया है उमा के लिए, ताकि उमा आए उसे बजाए और लड़के जो देखने आ रहे हैं उसे वो उससे प्रसन्न हो जाएं। और रामस्वरूप तब अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो लड़के वाले हैं वो चाहते हैं कि लड़की कम पढ़ी हो। तो उमा भी तो उन्हीं के पक्ष लेती है, सॉरी जो प्रेमा होती है वो भी तो उन्हीं के पक्ष लेती है। वो कहती है और क्या, लड़कियों को ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ाना चाहिए। तो इसे सुनकर रामस्वरूप अपने मन में कहता है ये लोगों के मन में कैसी भेदभाव की भावनाएं हैं। फिर वो मतलब कि जितने भी काम काज रहते हैं उन्हें संभालता है और कई पकवान बनवाता है। और जितने भी टाइप के पकवान होते हैं जैसे चाय हुई और कई इत्यादि इत्यादि पकवान बनाता है। तो जब मेहमान सॉरी जो लड़के वाले होते हैं जब वो देखने आते हैं तो उससे जब कुछ मिनट बाकी रहता है तो उनकी पत्नी जो प्रेमा होती है वो उन्हें याद दिलाती है कि अभी तो मक्खन आया ही नहीं। तो वो जो रामस्वरूप रहते हैं वो कहते हैं कि तुम भी ना अब क्यों बता रही हो, अब तुम्हें तो बाद ही में बताना चाहिए था। अच्छा ठीक है, जल्दी से रतन को भेज दो, वो जाएगा दुकान से मक्खन लेते आएगा और वैसे भी दुकान तो बहुत दूर है। तो इतने में ही क्या होता है कि रतन जो होता है उसे बुलाया जाता है और मक्खन लेने चला जाता है और ये लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं। और उधर जो प्रेमा रहती है वो अपनी पुत्री उमा से कहती है ये लो पाउडर वाउडर लगा लो। तो उमा काफ़ी क्रोधित हो जाती है, वो पाउडर लगाने से इनकार कर देती है। तो इधर रामस्वरूप तैयारी करते हैं। इतने में ही दरवाजे में खटखट की आवाज़ आती है और ये जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो लोग आ जाते हैं।
तो तब से जो मेहमान आए रहते हैं या फिर जो लड़के वाले आए रहते हैं, उनका रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देते हैं। उन्हें चाय देते हैं और उन्हें मतलब जितने भी उनके घर पकवान रहता है वो देते हैं और उनके साथ बातें करते हैं। तो बातों बात में वे अपने में बात करते हैं। तो जो उधर से रहते हैं लड़के के पिताजी, उनका नाम रहता है गोपाल प्रसाद। तो वे गोपाल और बातें करते हैं रामस्वरूप जी से और रामस्वरूप जी भी बातें करते हैं। तो दोनों बात ही बात में कहते हैं कि रामस्वरूप जी कहते हैं कि आप चीनी वाली चाय पियेंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ, पर तो इसी बात पे जो गोपाल जी रहते हैं वो कहते हैं कि इस समय तो चीनी पर टैक्स ही लग रहा है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं कि इस समय अगर सरकार को अपनी आमदनी ही पानी है तो लड़कियों की खूबसूरती पर टैक्स लगा दें, क्योंकि तब तो सरकार की बहुत आमदनी बढ़ेगी। तो इस पे रामस्वरूप जी हाँ में हाँ तो मिला देते हैं, पर उन्हें अंदर से ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सामने से हाँ में हाँ मिला देते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रामस्वरूप शंकर के बारे में पूछते हैं कि क्या करते हो, वही जो नॉर्मली होता है कि शंकर बेटा क्या करते हो, कौन सा कारोबार है, मतलब यही सब बातचीत करते हैं। और तब वो जो रामस्वरूप होते हैं वो कहते हैं रुकिए अभी मैं आता हूँ। तो वो समोसा लेके आते हैं और चाय लेके आते हैं, तो उन्हें भी वो लोग खाते हैं। फिर खाने के बाद अपनी बातचीत करते हैं। ऐसे ही बातचीत करते करते जो रहते हैं गोपाल प्रसाद, वो कहते हैं कि अपनी अपनी पुत्री को भी तो बुलाइए, क्योंकि उससे भी तो बातचीत अब हो जाए। तब जो उमा रहती है तो वो जो रहते हैं वो जाते हैं घर में और उसे पुकारते हैं। उसके बाद कहानी का एकांकी का अगला चरण शुरू होता है। तो वो अगला चरण शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा और आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला चरण शुरू करते हैं। तो फिर उमा आती है और जो लड़के वाले होते हैं वो उससे गिटार बजाने को कहते हैं, मतलब कि उसे देखने को कहते हैं। तो उमा जो आती है वो अपने साथ एक थाली लेके आती है जिसमें पान होता है। तो पान वो उन लड़कों वाले के सामने रख देती है और वो लोग खाते हैं। फिर जो उमा के पिताश्री होते हैं वो कहते हैं कि बेटा उमा बैठ जाओ उधर। फिर जो गोपाल प्रसाद जी होते हैं वो पूछते हैं आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ी तो नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। तो कहें नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स तक ही पढ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी है। तो कहें चलिए तब तो ठीक है। फिर वो उससे कहते हैं कि कुछ आपकी बेटी को कुछ संगीत वगैरह आते हैं? तो उमा कहते जो रामस्वरूप जी रहते हैं वो कहते हैं उमा बेटा दिखाओ। तो वो गिटार विटार बजा कर मतलब अच्छे से पूरा बजा कर उन्हें सुनाती हैं मीरा का एक गीत। एक गीत आधा सुना के फिर वो रुक जाती हैं। फिर जो लड़के वाले रहते हैं कहते हैं और क्या क्या इसे आता है? तो रामस्वरूप जी कहते हैं घर का काम काज जो होता है वो आता है। और फिर लड़के वाले पूछते हैं क्या इसे सिलाई वगैरह आती है? तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि अरे हमारे घर की पूरी सिलाई, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी तो यही तो सिलती है। हमारे घर की जितनी भी पूरी सिलाई का काम है सब यही करती है। तो इस पे भी लड़के वाले खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो लड़के वाले रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी को पेंटिंग्स बनाने आते हैं? तो जो उमा रहती है जो उमा के पिता रहते हैं रामस्वरूप, वो कहते हैं कि उनके गेस्ट रूम में जितने भी पेंटिंग्स हैं सब उमा ने ही बनाए हैं। तो इतना सब सुनने के बाद आपके मन में तो कुछ ज़रूर आया होगा। आप लड़कों वाले की मानसिकता को ज़रूर देखिए। ये देखिए उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि वो एक लड़की नहीं, वो एक अपने लिए बहू नहीं बल्कि अपने लिए एक नौकरानी खोज रहे हैं जो कि सारा काम कर ले, घर के काम काज से लेकर के और सिलाई से लेकर के पेंटिंग से लेकर के गीत से लेकर के। क्या वो लड़की थोड़ी ना खोज रहे हैं, वो तो एक नौकरानी खोज रहे हैं। मतलब कि उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ख़राब है। और इसी प्रकार की मानसिकता को जो लेखक हैं वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद जो कहानी होती है वो आगे लेखक अपने अगले चरण में बढ़ाते हैं। तो अगर यहाँ तक भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा।
तो इन सब बातों को सुनकर जो उमा है वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही थी। और इसके बाद जो लड़के वाले के पिता होते हैं यानी जो गोपाल जी होते हैं वो एक और प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि बेटा क्या तुमने कोई इनाम विनाम भी जीता है। इस पर उमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ नहीं बोलती है। फिर जो राम स्वरूप जी होते हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि जो ये है बहुत शर्माती है, इसलिए ये नहीं कुछ बोल रही है। फिर वो उसे कहते हैं जवाब दो जवाब दो, तब भी उमा कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद जो गोपाल प्रसाद जी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्या आप हमारे यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद फिर उमा भी उनसे बात करने लगती है डायरेक्ट, और वो उन्हें काफ़ी बोलती है और डांटती है। कहती है कि ये कौन सा तरीका है। वो मतलब जो मैंने आपको सारी बातें बताई कि उनकी मानसिकता कैसी है, वही सब बातें उमा भी उनसे कह देती है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आप लड़की खोजने आए हैं कि नौकरानी खोजने आए, ये सब कहती है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरी लकड़ी कहाँ है, दीजिए जल्दी से, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो उमा डायरेक्ट कहती है जाइए जाइए, मुझे नहीं आपके घर चलना है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और इस प्रकार से उमा अपनी जो जितनी भी मजबूरियाँ रहती हैं उन सबको व्यक्त कर देती है। फिर उसके बाद जो रतन रहता है वो आता है और कहता है मैं मक्खन ले आया। इसके बाद धीरे धीरे जो कहानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये एक जो एकांगी थी, इससे लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि जो इस समय मनुष्य की मानसिकता है वो बहुत ही ख़राब है। लोग लड़की देखने के बजाय नौकरानी देखने एक तरह से जाते हैं, और इस समय लड़कियों की जो समाज में इज्जत है वो काफ़ी कम है। यही लेखक हमें शिक्षा देना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।